सर, अभी तक जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के सुधार और राष्ट्रवाद की शुरुआत, वो तो अब मुझे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। लेकिन अब मेरे मन में एक नया सवाल है। अगर लोग आज़ादी, समानता और अपने अधिकार चाहते थे, तो उस समय यूरोप में पहले से देश क्यों नहीं बने हुए थे? उस दौर में यूरोप का नक्शा असल में दिखता कैसा था? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से पार्ट 2 की असली कहानी शुरू होती है, जब हम समझते हैं कि यूरोप पहले देशों का नहीं बल्कि साम्राज्यों और छोटे-छोटे इलाकों का महाद्वीप था। सर, तो क्या उस समय जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देश थे ही नहीं? नहीं, आज जो देश हमें नक्शे पर साफ दिखते हैं, उस समय वे छोटे-छोटे राज्यों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में बड़े-बड़े निरंकुश साम्राज्य थे, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य। लेकिन सर, अगर एक ही साम्राज्य में लोग रहते थे, तो क्या सब खुद को एक ही राष्ट्र मानते थे? यही तो सबसे बड़ी बात है, नहीं मानते थे। लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते थे, अलग जातीय समूहों से थे, अलग परंपराएं थीं। उन्हें जोड़ने वाली सिर्फ एक चीज थी, सम्राट के प्रति निष्ठा। सर, ये कुछ आज के मल्टीकल्चर देशों जैसा लगता है, जहां लोग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के होते हैं। तो क्या उस समय भी यही चुनौती थी कि सबको एक पहचान में कैसे जोड़ा जाए? बिल्कुल, और यही चुनौती बाद में राष्ट्रवाद की नींव बनी। सर, उस समय समाज में सबसे ताकतवर लोग कौन थे? सबसे ताकतवर थे कुलीन वर्ग। उनके पास जमीन थी, महल थे और सत्ता में सीधी पहुंच थी। वे अलग-अलग देशों में रहते हुए भी एक जैसी जीवन शैली अपनाते थे और आपस में शादी तक करते थे। तो फिर आम लोग? ज्यादातर लोग किसान थे। पश्चिमी यूरोप में किराए पर खेती होती थी और पूर्वी यूरोप में भूदास थे, जो जमींदारों के अधीन काम करते थे। लेकिन फिर बदलाव कहाँ से आया? शहरों के विकास और उद्योग के साथ एक नया वर्ग उभरा, मध्य वर्ग, मिडिल क्लास, जैसे व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षक, वकील। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले राष्ट्रीय एकता और आज़ादी के विचार को आगे बढ़ाया। तो सर, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? राष्ट्रीय एकता के विचार सबसे पहले शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग में लोकप्रिय हुए। बिल्कुल सही, ये एक स्कोरिंग लाइन है। सर, उदारवाद सुनते ही मुझे लगता है सबको बराबरी और आज़ादी मिलती होगी। लेकिन फिर आपने कहा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बहुत अच्छा पकड़ा आपने। उदारवाद का मतलब था 1. कानून के सामने बराबरी, 2. संविधान, 3. संसद। लेकिन राजनीतिक अधिकार सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों तक सीमित थे। तो महिलाओं और गरीबों के लिए आज़ादी अधूरी थी। हाँ, इसीलिए पूरे 19वीं सदी में महिलाओं और मजदूरों ने मताधिकार आंदोलन चलाए। सर, ये शुल्क संघ और नापतौल वाली बात थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन इसका राष्ट्रवाद से क्या लेना देना है? बहुत गहरा संबंध है। सोचिए, अगर हर राज्य में अलग पैसा, अलग माप, अलग टैक्स हो, तो व्यापार कैसे चलेगा? आज जैसे हर राज्य में अलग-अलग यूपीआई या करेंसी हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। बस वही समस्या थी। इसीलिए 1834 में बना ज़ोल्वेरिन शुल्क संघ। इसने व्यापार आसान किया और लोगों को महसूस कराया कि आर्थिक एकता राजनीतिक एकता की राह बन सकती है। सर, नेपोलियन के जाने के बाद क्या सब खुश थे? नहीं, यूरोप के राजा चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था वापस आए। उन्होंने बनाई रूढ़िवादी व्यवस्था। मतलब आज़ादी पर रोक? हाँ, अखबारों पर सेंसरशिप, भाषणों पर रोक और विरोध करने वालों पर कार्रवाई। लेकिन एक चीज नहीं रोकी जा सकी, लोगों के दिमाग में आज़ादी का विचार। सर, ये गुप्त संगठन फिल्म जैसे लगते हैं। और असल में भी वो किसी थ्रिलर से कम नहीं थे। लोग छुपकर ट्रेनिंग लेते थे, विचार फैलाते थे और राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन करते थे। जूसेप्पी मैत्ज़नी कौन थे? वो इटली के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा, राष्ट्र ईश्वर की बनाई प्राकृतिक इकाई है। उन्होंने बनाए यंग इटली, यंग यूरोप। उनका सपना था एक संयुक्त लोकतांत्रिक इटली। सर, आज भी कई जगह लोग अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति के लिए आंदोलन करते हैं। तो क्या ये उसी 19वीं सदी के राष्ट्रवाद की गूंज है? बिल्कुल। आज के आंदोलन हमें बताते हैं कि राष्ट्रवाद सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज भी एक जीवित विचार है। सर, एग्जाम में क्या-क्या पूछा जा सकता है? ध्यान से सुनो। 1. ज़ोल्वेरिन क्या था और इसका महत्व लिखिए। 2. उदारवादी राष्ट्रवाद के राजनीतिक और आर्थिक अर्थ समझाइए। 3. मैत्ज़नी की भूमिका बताइए। 4. 1815 की वियना संधि का उद्देश्य लिखिए। सर, अब मुझे समझ आ गया कि राष्ट्र सिर्फ नक्शे